तो नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से कर्ल को लिखा जाता है, कर्ल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और आज की क्लास में कर्ल के बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है, क्या है भाई? कोई वेक्टर फील्ड है, इसको कैसे लिखा गया है? कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। तो क्या कर देते हैं भाई, कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो लिखा जाता है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका लिखने का तरीका होता है बेटा, ये अपने को क्या ध्यान करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए क्या हो गया यहाँ पे। अपन ये क्या है भाई, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल अपॉन डेल जेड लिखा जाता है। हाँ सर, इस बात में हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आइए लिख देते हैं। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आई कैप के कोफिशिएंट की बात की जाए तो ए एक्स, यहाँ पे की जाए तो ए वाई और यहाँ पे के कैप के कोफिशिएंट की बात की जाए तो ए जेड। तो इस प्रकार से लिख दिया जाता है। जाहिर सी बात है बच्चों, यहां से जो रिजल्ट आएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो वेक्टर होगा। क्या होगा भैया? वेक्टर होगा। जब भी आप किसी वेक्टर फील्ड के लिए क्या डिफाइन करते हैं, कर्ल डिफाइन करते हैं, तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कर्ल आपको क्या मिलता है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है बेटा आपको? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो जिस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट किया जाता है, कर्ल कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले यहां तक लिखेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में जानेंगे और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, या फिजिकल मीनिंग भी कह सकते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो आइए पहले लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, ऐसे लिखे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेल वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन कंस्ट्रक्ट, वी कैन कंस्ट्रक्ट द कर्ल। किस प्रकार से लिखा जाता है भैया कर्ल को? इस प्रकार से लिखेंगे, इफ ए वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस का ए वाई जे केप होता है बेटा, प्लस का क्या होता है? ए जेड के केप होता है। बच्चों मैं फिर दोहराना चाहता, मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है। चाहे सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेम का एग्जाम हो, बिलीव कीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ईमानदारी से मेरा साथ दिया। तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत चिंता की बात नहीं है। बढ़िया मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार बहुत आसान है बच्चों, सभी चीजें अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो। दिक्कत क्या होती है कि आपका ध्यान पढ़ाई के अलावा बाकी सभी चीजों में होता है, पर पढ़ाई में नहीं होता है। तो पढ़ाई करे बेटा प्रॉपर, टाइम टू टाइम क्लासेस देके। पढ़ाई बहुत जरूरी है और आपकी उम्र है पढ़ने की, तो जो आपका मुख्य काम है उस पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया। कर्ल ऑफ ए वेक्टर किस प्रकार लिखा जाता है, ये इसी प्रकार कैलकुलेशंस की जाती है। मैं कैलकुलेशन करके भी बता दूंगा। बाकी आप सभी समझदार है, आप सबको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपने आई कैप लिख दिया, जे कैप लिख दिया, के कैप लिख दिया,
यहाँ पे डेल, अगर आप ऑपरेटर की बात करते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई, डेल अपॉन डेल एक्स होते हैं। जे कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, डेल अपॉन डेल वाई होता है। के कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, डेल अपॉन डेल जेड होता है। तो आइए बात करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स लिखा भैया, डेल अपॉन डेल वाई लिखा, डेल अपॉन डेल जेड लिखा, ठीक है। ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे सर ए एक्स है, तो इस प्रकार से लिख दिया, ये ए वाई लिख दिया और ये ए जेड लिख दिया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपने कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिख दिया। यहां पर लिखेंगे द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर फील्ड का आप क्या कीजिए, कर्ल कैलकुलेट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, जिस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज itself a vector, is itself a vector like cross product, like cross product, ठीक है। जिस प्रकार से आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं क्या मिलता है, आपको एक वेक्टर मिलता है। जब आप कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपका क्या कैलकुलेट किया जाता है, कर्ल कैलकुलेट किया जाता है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सभी की निगाहें कहाँ पे होनी चाहिए, बोर्ड पे होनी चाहिए। आइए लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जैसा भी आप लिखना चाहें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। जो आपका कर्ल होता है बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी आप किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, कर्ल कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या मेजर करते हैं, आप क्या मेजर करते हैं। किसी भी वेक्टर फील्ड का आपने कर्ल कैलकुलेट किया तो क्या बताता है, वो बताता है कि गिवन पॉइंट के अबाउट आपका वेक्टर फील्ड कितना कर लिए है, आपका वेक्टर फील्ड में कितना कर्ल है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, इस प्रकार से देखिए बेटा, आपने किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या किया भाई, कर्ल कैलकुलेट किया। किसी पॉइंट के अबाउट तो करेंगे ही सही, जाहिर सी बात है, आपको कोई पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में और उस पॉइंट के अबाउट किसी वेक्टर फील्ड का आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल कैलकुलेट करना है। तो जो कर्ल होता है उस वेक्टर की कर्लीय नेचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ली नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी नेचर को, कर्ली नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इस प्रकार से देखते आइए, समझिए, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही समझ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, ओरिजिन हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस क्या है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, वेक्टर फील्ड दिया और कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपके वेक्टर में क्या है, रोटेशन है, क्या है भैया, रोटेशन है। तो आप देख पा रहे हैं बड़े ध्यान से कि वेक्टर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे कर्ल आप डिफाइन होगा, कर्ल डिफाइन होगा, दैट मींस कर्ल का आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी, वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो कर्ल क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर यहाँ पे कर्ली नेचर नहीं होती, अगर यहाँ पे कर्ली नेचर नहीं होती, डायरेक्ट आपके वेक्टर फील्ड क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट होता। अगर आपका वेक्टर फील्ड स्ट्रेट है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई कर्ली नेचर नहीं, कोई रोटेशन नहीं है वेक्टर में। आप क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर जीरो। मतलब जो आपका वेक्टर है बेटा, जो आपका वेक्टर है वो क्या है, इरोटेशनल वेक्टर है, क्या है,
इरोटेशनल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसमें रोटेशन नहीं है उसे आप क्या कहेंगे, इरोटेशनल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अघूर्णी सदिश कहेंगे। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसी प्रकार से पढ़ते हैं भाई। घूर्णी सदिश अघूर्णी सदिश इसे क्या कहेंगे, इरोटेशनल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का कर्ल क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। एक और वेक्टर फील्ड बना लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ये मैंने बना लिया वेक्टर फील्ड भैया इस प्रकार से। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से पीछे की साइड से बराबर है बच्चों। ठीक है, तो इनकी सबकी जो टेल है एक ही लाइन पे लाई कर रही है, मतलब इस प्रकार से एक ही पॉइंट से, एक ही लाइन से स्टार्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या डिफाइन हो रहा है, आपके वेक्टर में करली नेचर डिफाइन हो रही है। और आपसे कहा जाए डायग्राम देखे कि बताइए बेटा क्या इस वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल डिफाइन होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ पे क्या होगा, कर्ल डिफाइन होगा, क्योंकि वेक्टर फील्ड में क्या है, करली नेचर है। क्या है, करली नेचर। इस प्रकार से आपका वेक्टर फील्ड बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, करली नेचर है। तो इस प्रकार से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, कर्ल फील्ड, जो वेक्टर फील्ड को देख के बता सकते हैं कि इसके लिए कर्ल डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकली जो कर्ल होता है वो क्या दिखाता है बच्चों, ज्योमेट्रिकली जो आपका कर्ल होता है वो उस वेक्टर फील्ड में रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, एक एग्जांपल देके बताइए। जैसे एक बोतल ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा, एक बोतल ले लीजिए, उसके नीचे आप क्या कर देंगे, होल क्रिएट कर देंगे। तो आज जब उससे पानी निकलेगा, पानी फुल भरा हुआ है बोतल में, उसके नीचे छेद कर देंगे, आप होल क्रिएट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जो पानी होता है इस प्रकार से घूमता हुआ निकलता है। तो वहां पे जो फ्लूइड है वो क्या है, स्टेशन है वहां पे। तो वहां पे क्या डिफाइन होगा, उस फ्लूइड के लिए कर्ल डिफाइन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग को लिखते हैं बच्चों, आइए लिखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल की बात करते हैं। ठीक है, द कर्ल ऑफ, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड is the measure, is the measure of, is the measure of curl of vector field, vector field about given point, about given point, about क्या हो गया, गिवन पॉइंट। तो जो आपका गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट के अबाउट उस वेक्टर में कर्ल कितना है, उसमें घुमाव कितना है, रोटेशन कितना है, घूर्णन कितना है, ये कौन बताता है बेटा, आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो आइए बना लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, किस प्रकार से दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको क्या देखना है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के अबाउट आपको क्या कैलकुलेट कर देखना होता है, क्या ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व ये करना होता है कि आपका वेक्टर उस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया भाई। तो आइए रोटेट करवा देते हैं भाई, इस प्रकार से क्या करवा देते हैं, रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, बना लीजिए बच्चों, और प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे, 5-7 बच्चों ने मुझे भेजे हैं। तो आप भी अपने नोट्स को भेज सकते हैं कि आप किस प्रकार से नोट्स बना रहे हैं। सभी बच्चे अपने नोट्स को दिखा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जिसके नोट्स सबसे बढ़िया होंगे विद नेम, उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला जाएगा।
जहां पे बाकी सभी बच्चे वो नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाइए बच्चों, और पीडीएफ बना के आप मुझे जो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं उन पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर लीजिए भाई। कुछ कहेंगे सर आपने पहले बताया जब तो एक्सिस लिखवाई थी, अब क्यों नहीं लिखवाई, तो लिख ले भाई। ठीक है, चिंता मत कर पर। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। बात करते हैं किसकी बेटा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखते हैं दूसरे पॉइंट को। आइए देखो बेटा बड़े ध्यान के साथ, कैसे, बड़े ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा वेक्टर, इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, वेक्टर फील्ड बना दिया बेटा। क्या बना दिया, वेक्टर फील्ड बना दिया। और इनके हेड्स को देखे तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे भी क्या डिफाइन हो रही है, करली नेचर डिफाइन हो रही है। क्या डिफाइन हो रही है बेटा, करली नेचर डिफाइन हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा भाई, डिफाइन होगा, दैट मीन्स नॉन जीरो होगा। यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा भैया, डिफाइन होगा। और वो क्या होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। सर जीरो कब होगा, तो एक जीरो वाला भी बना लीजिए। यहाँ पे वेक्टर फील्ड वही बना दीजिए, सेम टू सेम। तब आप अगर आप देखते हैं इस वेक्टर फील्ड को बड़े ध्यान से, कैसे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, तो आप क्या पाएंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है, जीरो है बेटा। क्या है, जीरो है। कांस्टेंट वेक्टर हुआ अगर कोई, तो कांस्टेंट वेक्टर के लिए भी क्या होता है, कर्ल का वैल्यू जीरो होता है। क्या होता है बेटा, कर्ल का वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर में जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, कोई रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट वेक्टर के लिए कर्ल क्या होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, कि आपका फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए भाई। इस प्रकार से आपको क्या दे दी जाती है, एक्सिस दे दी जाती है। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन दे दिया जाता है। इस प्रकार से आपको क्या दे दिया जाता है, डायग्राम दे दिया जाता है। इस प्रकार से बना लीजिए बेटे जी। देखिए ये बार वाली एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस प्रकार से आपका वेक्टर फील्ड डिफाइन हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए भी क्या होगा, कर्ल डिफाइन होगा। क्या होगा बेटा, कर्ल डिफाइन होगा। कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। तुरंत प्रभाव से क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। बना लीजिए भाई, बनाइए, शुरुआत से ही लिख लीजिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्ल हेडिंग डालेंगे और लिखना प्रारंभ कर देंगे। तुरंत प्रभाव से लिखे, 1 मिनट का आपके पास क्या है भैया, समय है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस की अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम देख के आप बता सकते हैं, और क्लासेस बेटा रेगुलर लीजिए। ठीक है, ये कहना नहीं पढ़ना चाहिए, प्रॉपर क्लास देखिए, जिससे आपको भी बेनिफिट। और कंटिन्यूअसली क्लास देखा करो, एक ही शॉट में पूरी क्लास देखा करो। जिसके पास टाइम नहीं है वो ना देखे भाई। ऐसा नहीं है जिसके पास टाइम है क्लास लेने का, प्रॉपर क्लास ले सकता है, वही देखे। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट देखी, 5 मिनट देख ली, बाद में देखेंगे, इस प्रवृत्ति वाले लोग तो क्लास बिल्कुल ना देखे भाई। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखना है तो पूरा देखिए, काफी शानदार मजा आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप इस क्लास के 90 मिनट आपके अपने पे करते हो, तो आप उस 90 मिनट में बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। ठीक है, तो आराम से 90 मिनट की क्लास आती है, बढ़िया देखा करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा भाई। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि अच्छा सर क्लास तो देख ले, पर ज्यादातर जैसे आप, हम नोट्स भी बनाएं
और आप फिर क्लास बंद कर दो तो मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। चिंता मत कीजिए, डेली 90 मिनट की आपको क्लास मिलेगी और कुछ समय बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप उस बात की चिंता मत कीजिए। बट पहले आप प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए, फिर अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। तो बहुत से बच्चों के मन में टेंशन कि अच्छा नोट्स तो बना ले, बाद में पता लगे क्लास ही बंद कर दी सर आपने, फिर उन आधे अधूरे नोट्सों का क्या करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, प्रत्येक को देखो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आपने मेरी एक भी क्लास ली है तो उस दिन आपने अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया है, और इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराए नहीं, आराम से क्लास ले बहुत शानदार तरीके से। जिस प्रकार से अब तक आपने पिछली 7-8 क्लास लिए उसी प्रकार से आगे की क्लासेस बढ़ती रहेगी, ठीक है। संडे की कभी छुट्टी आती है तो आपकी भी छुट्टी आप मान के चला करें कि संडे को आपको क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस दिन ऐसा टेंशन में ना आए कि अच्छा सर ने क्लास क्यों नहीं डाली। मैसेज कर देते हैं, 2-4 बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आए सर आज क्लास नहीं है, कि मैंने उनसे कहा भाई आज तो संडे है, ठीक है। तो संडे के दिन आराम कीजिए, इतना परेशान नहीं करेंगे आपको। आपका कीमती समय होता है संडे का, आप अपने दिनचर्या में बिजी होते हैं तो बिजी रहिए भाई, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पूरे वीक आपको चलना है। आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा किसके, फिजिकल सिग्निफिकेंस की, ठीक है। बहुत सी बार फिजिकल मीनिंग नहीं पूछा जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है, भौतिक सार्थकता पूछ ली जाती है। हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खुश हो गए होंगे भाई कि आज तो सर ने भौतिकी सार्थकता बोल दिया, मजा आ गया भाई, ठीक है। तो आइए लिखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा ध्यान रखता हूं बच्चों। फिजिकल सिग्निफिकेंस, आइए बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। जब भी आपको भौतिक अर्थ पूछा जाए तो जो आप कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, इंटरव्यू जब आपका होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बेटा आप कर्ल पढ़ के आए, आप कहेंगे अच्छा कर्ल पढ़ के आए और धाकड़ सर की क्लास पढ़ के आए तो कर्ल में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा सर ने कहा था कि जो टॉपिक अपन पढ़ा देंगे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन है कहीं नहीं अटकेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस जब भी पूछा जाए किसी भी टॉपिक किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो उससे आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बच्चों, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है किस प्रकार लिखी जाती है, लिमिट ds टेंस टू 0, डीएस भी लिख सकते हैं, सरफेस एलिमेंट बेटा ये, यहाँ पे आप डीए भी लिख सकते हैं, एरिया एलिमेंट सरफेस एलिमेंट, दोनों बात एक ही है। डीएस से भी लिखा जाता है, डीए से भी लिखा जाता है। आप जिस एलिमेंट से आप डीएस से पढ़ते हैं तो डीएस लिख लीजिए, डीए से पढ़ते आए तो डीए लिख लीजिए, बात बराबर ही है। तो डीए टेंस टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अपॉन डीए। मैं आपको ये कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। मैं आपको कर्ल स्टोक्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाऊंगा, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए आप। पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर इंटीग्रल कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस भी जान रहे होंगे, जब आप इंटीग्रल कैलकुलस भी जान रहे होंगे, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सीख गए होंगे, फिर अब इन तीनों को मिक्स करके क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे। तो जैसे ही मैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगा, फिर अपन शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्लास लगाएंगे अपन, जिसमें काफी बेहतरीन प्रश्न अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर इस प्रकार से लिख दिया जाता है। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है भैया। ये क्या है बेटा, लाइन इंटीग्रेशन है किसी वेक्टर फील्ड का पर यूनिट एरिया में। अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी वेक्टर फील्ड का आपने क्या कैलकुलेट किया
किसी भी वेक्टर फील्ड का आपने क्या किया, कर्ल कैलकुलेट किया, तो वो कर्ल जो होता है पर यूनिट एरिया में किसको रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के लाइन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। द कर्ल ऑफ, लिख लीजिए बेटा, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। बढ़िया शानदार नोट्स बनाइए, जैसा मैं लिखवाता जाता हूं वैसा ही लिखते जाइए। वेक्टर फील्ड्स, और जल्द आपके क्वांटम मैकेनिक्स का नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे। डॉक्टर लोकेश कुमार जहांगीर सर आपको पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन, आपको मजा आने वाला है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी और काफी ग्रेट डिटेल में आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से लेके, ध्यान से सुनिएगा, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से लेके आपको परटर्बेशन थ्योरी, डब्ल्यू के बी मेथड, बोन अप्रोक्सीमेशन तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार, आपको मजा आएगा। लोकेश सर जो पढ़ाते बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं और एक्चुअल फिजिक्स आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो जल्द, जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही कहा था कि 2 पेपर आपके डेली चला करेंगे। तो एक तो आपकी क्लास चल रही है शाम को 7 बजे, तो उस क्लास को भी लगा दिया करेंगे क्वांटम की को, जैसा आप टाइम बताएंगे भाई 7 से 8:30 तक तो ये चलती हैं, तो जाहिर सी बात है 8:30 से तो लगाएंगे नहीं, ऐसा करेंगे उसका टाइमिंग सुबह रखेंगे, सुबह 8 से उसको प्रीमियर लगाया करेंगे, सुबह 8 से, तब तक आप उठ जाते हैं, आपकी नींद को खराब नहीं करेंगे। तो सुबह 8 बजे से आपके क्वांटम की क्लास प्रीमियर होगी। 2 से 3 दिन में आपको बता दिया जाएगा शेड्यूल का सिस्टम। सुबह 8 बजे ही लगेगी, सबसे बढ़िया टाइमिंग है। एक क्लास आप सुबह लीजिएगा, एक क्लास शाम को लीजिएगा। शाम को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सुबह आप क्वांटम के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि इंस्पायर एकेडमी जल्द ही नया पेपर चालू करने जा रही है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि देखो बच्चों, हमारा टारगेट जनरल पढ़ा रहे हैं हम, गेम का मैटर भी इंक्लूड है, सीएसआईआर नेट का मैटर भी इंक्लूड है, गेट का मैटर भी इंक्लूड है, टेस्ट का मैटर भी इंक्लूड है, टीआईएफआर का मैटर भी इंक्लूड है। और जैसे आप बात करते हैं बीआरसी, कोई सा भी फिजिक्स का एग्जाम हो जिसे आप बीएससी और एमएससी के बाद देते हैं, उन सभी एग्जाम की दृष्टि से हम आपको इनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस रेगुलर आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, डेली क्लास लेनी है। ज्यादा बड़ा आपसे नहीं मांगेंगे कुछ भी, डेली टाइम टू टाइम आपको क्लास लेनी है, बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों, कि आप क्या कर लेते हैं, अच्छा कि कल देख लेंगे, कल का परसों, फिर परसों, फिर क्या हो जाता है, 10-5 दिन बाद आप देखते हैं कि बर्डन बहुत बढ़ चुका, और बर्डन बहुत बढ़ चुका है तो आप क्या करेंगे, अच्छा कि रिमूव करने पर ऐसा करते हैं कि सीएसआईआर नेट की बात करते हैं, 9 पेपर आते हैं, क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आते हैं एग्जाम में, ऐसा करते इस पेपर, इस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते, बाकी को कर लेंगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। अगर आपके बेटा सीएसआईआर नेट में 9 यूनिट में अगर सिलेबस डिवाइड है, तो 9 की 9 यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए। भाई आप एक एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, हालांकि वो अलग बात है कि आप रैंक के हिसाब से देख लेते हैं कि इसको छोड़ा जा सकता है। देखिए, एग्जाम में नंबर लाना मेन प्रायोरिटी होती है आपकी, बट अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर पढ़ना होता है। लास्ट के 1-2 महीने की बात होती है फिर कि किस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बट आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट, यहाँ पे लिख रहे द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स represents the curl of any vector field represents the line integration represents the line integration represents the line integration of vector field represents the line integration of vector field represents the line integration of vector field per unit area लिख लीजिए भाई,
छोटा कर देते हैं इसको। तो इस प्रकार से फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफाइन किया जाता है। लिख लीजिए बेटा तुरंत प्रभाव से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए और कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम आराम से आप पढ़िए, फिर आपको नोट लगा के बताएंगे कि और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। कि कर्ल जीरो है, इसका मतलब आपका वेक्टर फील्ड रोटेशनल है, ये रोटेशनल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर कर्ल कैलकुलेट करना सिखाएंगे, जिस प्रकार से आपको सिखाते आ रहे हैं। आर एन आर वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट कराया था, यहाँ पे आर की पावर एन आर वेक्टर का क्या कैलकुलेट कराएंगे, कर्ल कैलकुलेट कराएंगे। जनरलाइज क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रेडियंट में आर की पावर एन की बात की, एक जनरलाइज बात की है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, जनरलाइज बात करेंगे। पहले ये लिख लिया होगा, आइए नोट डालते हैं बच्चों, और कर्ल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो नोट करते हैं, लगाइए भाई नोट। अब कुछ के मन में आ रहा होगा, सर 1000 का लगाए, 2000 का लगाए, तो 1000 के तो बंद हो चुके हैं, 2000 का लगा लीजिए। ठीक है, आइए लिखते हैं बच्चों, पहला पॉइंट लिखते हैं। इफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर जीरो, इफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर जीरो, देन ए वेक्टर इज नोन एज। अब बार बार वेक्टर फील्ड लिखने से अच्छा ए वेक्टर लिख लेते हैं। देन ए वेक्टर इज नोन एज, इज नोन एज कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर जीरो। देन ए वेक्टर इज नोन एज इररोटेशनल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर। इररोटेशनल का मतलब है कि वेक्टर क्या नहीं है, रोटेशनल नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, इररोटेशनल वेक्टर कहेंगे। एंड a vector is also known as, is also known as conservative field, conservative कंजर्वेटिव फील्ड। इसे आप क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। अगर कर्ल का मान जीरो है, दैट मीन्स आप क्या होगा, आपका वेक्टर फील्ड है वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। जैसे आपने संरक्षी बलों के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। और कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं उनको कैसे टेस्ट किया करते थे आप, अगर आपको ध्यान हो, आपने अपने ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल पे पढ़ा हो, स्कूल लेवल पे तो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बराबर क्या करते थे आप, जीरो करते थे। आपने अपने बीएससी के दौरान पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बट आप टेस्ट करने का तरीका है कि कोई भी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होगा, दैट मींस उसका आप कर्ल कैलकुलेट कीजिए और वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे भाई, कंजर्वेटिव है सर, जीरो नहीं आता है, तो क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अभी इतना ही समझते हैं। जब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इनके यूजेज आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे। अब क्या करेंगे, नॉन जीरो कर देंगे। इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो, देन ए वेक्टर इज नोन एज, ए वेक्टर इज नॉन एज रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल, रोटेशनल वेक्टर। ये क्या हो गया भैया, रोटेशनल वेक्टर हो गया। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एक थ्योरम टाइप है, आपको पता होनी चाहिए। इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, कोई आपका वेक्टर है और उसका आपने कर्ल कैलकुलेट किया है और वो कितना आ जाता है बच्चों, जीरो आ जाता है, तो उस वेक्टर फील्ड को आप किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखा जाता है, आइए देखिए बच्चों। इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, तीन लगाना भूल गए भाई, लगा लीजिए सी। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, देन क्या लिखेंगे भाई, देन द वेक्टर फील्ड, देन द वेक्टर फील्ड, देन द वेक्टर फील्ड can be written as, then the vector field can be written as, can be written as, written as the gradient of,
written as the gradient of any scalar function। कैसे, आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप सबने क्या सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में सुना है। किसके बारे में सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके लिए जब आप क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, कर्ल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। भाई इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसको आप नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ईडी जब पढ़ाई जाएगी तो इसको भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे? माइनस का डेल फाई लिख देंगे, या डेल वी लिख दीजिए। यहाँ पे फाई क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर फंक्शन होता है। ई वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है? माइनस का डेल फाई लिखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक। 3 पॉइंट आपको लिखा है। इतने में पानी पी लेता हूं भाई, लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए भाई तुरंत प्रभाव से, कलम तेज चलनी चाहिए। फिर आपको वेक्टर कैलकुलेट करना सिखाएंगे भाई। उतारते रहिए। तो इस प्रकार से कर्ल कैलकुलेट किया जाता है। अगर बच्चों आपको लगता है कि नहीं सर केवल आप समझा दिया करो, इस प्रकार से थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस तरीके से भी राजी हूं। मैं आपको जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ठीक उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर आपको नोट्स बनवा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, आप तो क्या कीजिए डायरेक्ट पढ़ाइए, तो मैं उस प्रकार से भी आपको क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। चॉइस आपकी है, फिर मैं आपको समय नहीं दूंगा। फिर तो अपन काफी जल्दी मैथमेटिकल फिजिक्स पूरी कर लेंगे, क्योंकि इतना समय देना पड़ता है एक एक पॉइंट को। पहले समझना होता है भाई क्लासरूम का पर्पज क्या होता है, पहले बड़े ध्यान से समझिए। आवाज आ रही होगी? हाँ आ रही है आवाज। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, बड़े ध्यान से देखें, समझे टॉपिक को। जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप नोट करें। ये अपने क्लासरूम प्रोग्राम की तरह पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर क्लासरूम प्रोग्राम की तरह नहीं, जैसे यूट्यूब पे जनरली पढ़ाया जाता है कि कर्ल की बात कर रहे हैं तो 3 मिनट का वीडियो हो गया, डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं 3 मिनट का वीडियो हो गया। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 2-2 5-5 मिनट के सर आप शॉर्ट्स टाइप बनाइए, रील टाइप जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, तो उस प्रकार से भी बनाए जा सकते, उस प्रकार से भी पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, आए पढ़ा दिया, ये होता है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता आपको मजा आएगा। पर आपकी इच्छा है नहीं सर आप तो उसी तरीके से पढ़ाइए, उसी तरीके से पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं। आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन को सामने सेट गए, क्या करेंगे, वही अपनी परंपरा की स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पोज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते और मैच कीजिएगा कि आपने किस प्रकार से सोल्व किया है। ठीक है, तो आइए क्या कैलकुलेट करना है आपको। ए वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है, आर एन आर वेक्टर लिखा हुआ है। इसको आपका क्या कैलकुलेट करना है? कर्ल कैलकुलेट करना है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाइए। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर एन आर वेक्टर दिया हुआ है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसे सोल्व करते। अगर आगे इसको विस्तार से लिखे तो कल बता चुका हूं, इसके बारे में ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आई के क्या लिखेंगे? आर एन एक्स लिखेंगे भाई। आर वेक्टर बराबर क्या होगा? एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के। तो इस प्रकार से ही लिखा जाएगा।
और आर एन तो बाहर कॉमन ले रखा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कल समझा दिया था इसलिए एक स्टेप कम लिख रहा हूं। किसी को नहीं सर पूरा लिखना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे से पूरा लिख दिया करेंगे, ठीक है? क्योंकि होगा वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है और हमें पढ़ाना है, तो जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब से पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश रहने चाहिए भाई, ठीक है? और आर वेक्टर तो आप जानते हैं क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अपना आर वेक्टर है क्या है, एक्स आई के प्लस का वाई जे के भी लिख ही लिया आपने। आर की पावर एन जो है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की पावर n/2। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी प्रकार से लिखा जाता है भैया। आर की पावर n है, यहाँ पे आप क्या डिफाइन करेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, आई केप हो गया, जे केप हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, के केप हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। ये आपने क्या लिख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, डेल अपॉन डेल वाई लिख दिया और डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया। बच्चों जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख जाएंगे तो इतना लंबा प्रोसीजर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तब क्या जान रहे होंगे, तब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जान रहे होंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप रेडियस की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो बड़ी आसानी से इसे सोल्व किया जा सकता है। बट अभी आप जानते नहीं है, पढ़ाई नहीं, तो इस प्रकार से भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ लेंगे तो उस प्रकार से भी कैलकुलेट करना सिखा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा सर हमारे गुरुजी जो हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ाते हैं, बहुत इजी वे में सोल्व करवा देते हैं, आप तो इतना लंबा करवा रहे हो इसे। तो मैं पहले ही नोट डलवा दिया हूं बात पे कि चिंता ना करें, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे तो आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप स्वयं इसे दो दो मेथड से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है? आइए, लिख लिया आपने ऐसा, ठीक है? यहाँ पे एक्स आर की पावर एन लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखा जाएगा, एक्स आर की पावर एन, वाई आर की पावर एन, जेड आर की पावर एन। इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है बेटा, लिख दिया जाता है। तो आइए कर्ल ऑफ ए वेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर की बात करते हैं। इसको ओपन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखा दिए आपको, प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया, आई कैप सेलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम को आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनका क्या कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये कर लिया आपने, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा, जेड आर की पावर एन माइनस का डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या लिखा, वाई आर की पावर एन, ठीक है? इस प्रकार से लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से लिखिए। माइनस का जे केप, इस जे केप से रिलेटेड कॉलम और जे केप से रिलेटेड रो को क्या कर देंगे बेटा, डिलीट कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, इस प्रकार से लिखा अपन ने, ठीक है? डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, जेड आर की पावर एन आएगा, कितना आएगा भैया, जेड आर की पावर एन आएगा। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे भाई, क्या लिखा जाएगा, डेल ओवर डेल जेड लिखा जाएगा, साथ में क्या लिखा जाएगा, एक्स आर की पावर एन लिखा जाएगा, ठीक है? प्लस का के केप लिखा जाएगा। और के केप की बात करेंगे तो के केप से रिलेटेड रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जब के केप से रिलेटेड रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे तो डेल ओवर डेल एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वाई आर की पावर एन लिखा जाएगा, माइनस का डेल ओवर डेल वाई लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना, एक्स आर की पावर एन लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये आपने लिख लिया, ये क्या चल रहा है आपका, कर्ल ऑफ ए वेक्टर चल रहा है, ये आई कैप चला हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जेड का तो बाहर निकाल दीजिए, तो जेड को आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसके, जेड आर की पावर एन का कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आर की पावर एन का तो कल ही डेरिवेटिव करना सिखाएं, किसके रेस्पेक्ट में करें, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो आप क्या लिखेंगे, एन आर की पावर एन माइनस वन, और किसका करेंगे, अब आर का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल वाई लिखा जाएगा, डेल आर अपॉन क्या लिखा जाएगा, डेल वाई लिखा जाएगा। डेल आर अपॉन डेल वाई की जब आपने कल वैल्यू कैलकुलेट की थी तो कितनी आई थी भाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई अपॉन आर आएगा। आप भूल गए होंगे तो याद कीजिए, अपनी याददाश्त को दुरुस्त कीजिए बेटा। माइनस का कितना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, वाई जेड के रेस्पेक्ट में बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, वाई बाहर निकाल दिया बेटा आपने, और जेड के रेस्पेक्ट में आर की पावर एन का कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड अपॉन आर आ जाएगा। इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखे, एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, वाई जेड बच रहा है माइनस का, यहाँ पे प्लस का जेड वाई बच रहा है, और वाई जेड बराबर क्या होता है, जेड वाई होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहिए सर, ये दोनों कैंसिल। बाकी ठीक इसी प्रकार से ये माइनस जे केप वाले कैंसिल हो जाएंगे और एक के केप वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो आप जब कर्ल कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्या कैलकुलेट करेंगे, कर्ल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पोजीशन वेक्टर दिखाई दे, उसके साथ आपको क्या दिखाई दे, आर की पावर एन दिखाई दे, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लिख देना है, कर्ल क्या होगा बेटा, जीरो होगा। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लिख लीजिए। जब कंफ्यूजन ही नहीं है तो क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से लिख लेंगे। लिख लीजिए बेटा, तुरंत लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे और एक और प्रश्न सोल्व करेंगे, किस प्रकार से कर्ल का यूज करके आप किसी, आपको वेक्टर फील्ड दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि जो आपका वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल है, तो उसमें किसी एक कोफिशिएंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, तो उसे कैलकुलेट करा लेगा। जनरली कर्ल कोई वेक्टर फील्ड दे देगा, किसी पॉइंट पे आपको कर्ल कैलकुलेट करवा लिया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सोल्व कर सकते हैं ऐसी चीजों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसे तुरंत प्रभाव से, जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाइए भाई। तो ठंड का मौसम है और क्लास आप शाम को लेते हैं तो रजाई में बैठ के क्लास लेते हैं, तो सिस्टम बैठ नहीं पाता है जल्दी जल्दी हाथ चलाने का। और आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो अब कम हो गई है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। और प्रॉपर बैठ के क्लास, टेबल कुर्सी पे बैठ के क्लास लिया करो, ऐसे नहीं बैठे हैं कैसे भी, ठीक है क्लास चल रही है सामने देख रहे, अच्छा सर की क्लास आई है देख लेते हैं, तो एहसान करने वाली दृष्टि से क्लास न ले, पढ़ने वाली दृष्टि से क्लास ले। हाँ? एकदम वेल मैनेज होके पढ़ा करो बच्चों, हर चीज का अपना एक तरीका होता है, तरीके के साथ पढ़ना चाहिए, व्यवस्थित होके पढ़ा कीजिए और अपने आप को व्यवस्थित रखा कीजिए। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा समस्या होती है कि आपका लाइफ स्टाइल इतना अव्यवस्थित होता है कि आपको कभी भी कोई काम के लिए बोला जाए, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे ही काम हम ही कर रहे हैं, बाकी आप कर कुछ नहीं रहे होते हैं, बट आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है कि इस दुनिया का जितने भी काम है वो सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा। अगर आपको कहा जाए ना बेटा ये कर लेना, ये पढ़ लेना, अरे सर टाइम ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को क्या बना लिया है, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित बना लिया है। मैनेज लाइफ स्टाइल रखिए, हर चीज के लिए टाइम होगा। बेटा कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा अव्यवस्थित व्यक्ति, वो क्या है, सबसे ज्यादा अव्यवस्थित व्यक्ति है। आपका काम है, काम कीजिए, फिर भी आपको समय मिलता ही है प्रत्येक काम के लिए, नहीं मिलता क्या, बिल्कुल मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई, बड़े ध्यान से देखिए, आपको कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू,
ये क्वेश्चन बाद में करना है, अभी ये पहले डाल दिया है शायद। इसको क्या करना है, बाद में करना है। क्वेश्चन नंबर 44 को बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को पहले करेंगे। स्लाइड डालने वाले ने आगे पीछे कर दी है स्लाइड नंबरिंग को, क्योंकि अभी तक तो लाप्लासियन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं। पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तब प्रत्येक क्वेश्चन लाप्लासियन का भी आप कर पाएंगे। पहले क्या पढ़ते हैं, धूमधाम से कर्ल पढ़ते हैं, क्योंकि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। और जो लाप्लासियन है वो क्या है, वो सेकंड डेरिवेटिव है। और सर सेकंड डेरिवेटिव के बारे में तो अभी आपने कुछ बताया नहीं। ऐसे आप में से ज्यादातर लोग होशियार हैं और होशियार लोग कर लेंगे, और कुछ हमारे ऐसे हैं कि सर आप बताएंगे तभी करेंगे। होशियार हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप पढ़ाएंगे फिर अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है। माफी चाहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर एक्स वाई जेड आई के प्लस 3x² वाई जे के प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड के कैप दिया हुआ है। पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल कैलकुलेट करना है। क्या ये कर्ल है भाई, क्योर नहीं है। क्या ये बेटा, एक कर्ल है। ठीक है, क्या है बेटा, एक कर्ल है। तो आपको कर्ल कैलकुलेट करना है, इसको क्योर नहीं करना है। लोग अच्छा कि क्योर कैसे करे सर, तो कर्ल लिखा हुआ है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ, एक्स वाई जेड आई केप 3x² वाई जे केप एक्स जेड स्क्वायर माइनस का के केप लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। और आप में से इनमें से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे और मैच करवाना है। जो मैच कर जाएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, और आपको अतिरिक्त आनंद की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ जाए और फिर तो आप किसी की सुनते नहीं, आप ऐसा मानने लग जाते हैं कि अच्छा कर्ल में क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरह आप अल्प समय में ही क्या आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ट्रांजिशन टाइम पीरियड बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, और वापस नीचे भी आ जाते हैं। एक्साइट हुए और बहुत जल्द नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। वेक्टर फील्ड लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चर्चा करते हैं वेक्टर फील्ड के बारे में। क्या था आपका वेक्टर फील्ड, सर ए वेक्टर बराबर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो इस प्रकार से लिखा हुआ था, 3x² जेड जे केप था। चेक करते रहिए, 3x² वाई था। इसलिए हमेशा लिखते हुए ध्यान रखे कि गलती नहीं होनी चाहिए। 3x² वाई था, प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, देख लीजिए भाई, एक्स जेड स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे क्या एक्स जेड स्क्वायर माइनस का क्या लिखा हुआ है भैया, वाई स्क्वायर जेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर जेड लिखा हुआ है। साथ में क्या लिखा हुआ है बेटा, के केप लिखा हुआ है। पॉइंट क्या है, 2 - 1 1। तो आपको पॉइंट पी जो दिया हुआ है 2, -1, 1 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, कर्ल कैलकुलेट करना है। तो आइए बड़े ध्यान से क्या कैलकुलेट करते हैं, कर्ल कैलकुलेट करते हैं। तो करें भाई, आइए सर सोल्व करते हैं। तो कर्ल निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, वही डिटर्मिनेंट आपका मेथड। क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल ओवर डेल जेड लिख देंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक्स वाई जेड है। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 3x² वाई है। क्या है, 3x² वाई है। और के कैप के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक्स जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कितना लिखा हुआ है बेटा, जेड लिखा हुआ है। ये आपने क्या बना दिया, ये आपने डिटर्मिनेंट बना दिया। कर्ल को मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर ये आई केप हो गया, डेल ओवर डेल वाई करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है, डेल ओवर डेल वाई, और एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बचाने के चक्कर में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, आपका ध्यान प्रॉपर होना चाहिए, कैलकुलेशन में तो वही दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या करें, नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इतने समझदार आप हैं, इतना एक्सपेक्ट आपसे किया जा सकता है। यहाँ पे क्या नहीं है, एक्स वाई नहीं है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे क्या है, माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर का कितना होगा भाई, डेल अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस का 2y जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2y जेड आ जाएगा। माइनस करेंगे, डेल ओवर डेल जेड किया जाएगा, इसका जीरो आएगा। माइनस का क्या करेंगे बेटा, जेकेप करेंगे, जब माइनस का जेकेप करेंगे तो इससे रिलेटेड कॉलम, इससे रिलेटेड रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही डिलीट किया, डेल ओवर डेल एक्स का इसके साथ करेंगे, तो जेकेप यहाँ पे लिखते हैं एक्स का, तो एक्स तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ गया, और माइनस का वाई स्क्वायर जेड जीरो हो गया। बात करते हैं माइनस, और यहाँ पे डेल ओवर डेल जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, डेल ओवर डेल जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे बेटा, के केप लिखेंगे, तो लिख दीजिए के केप, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये के केप हो गया। तो इससे रिलेटेड क्या ले लीजिए, कॉलम ले लीजिए, इससे रिलेटेड रो ले लीजिए, और क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डेल ओवर डेल एक्स करना है, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 3। अब एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 2, तो 6 एक्स वाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 6x वाई हो जाएगा, माइनस का वाई के रेस्पेक्ट में 1, क्या बच गया भाई, एक्स जेड बच गया। देखिए आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट P2 कोमा -1,1, यही है ना भैया, पॉइंट 2 कोमा -1,1 ही दिया हुआ है। तो आइए, जब भी कैलकुलेशन में वैल्यूज रखे या पॉइंट लिखे तो बड़े ध्यान से सोल्व किया करो, गलती होने की संभावना हमेशा रहती है, और अपने से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अपन इतनी मेहनत से तो क्वेश्चन करते हैं, और आपने लिखते समय ही उसको गलत लिख लिया, तो जाहिर सी बात है तो गलत होना है, क्या होना है, गलत होना है। तो आप प्रॉपर लिखें, ठीक है। आइए, और आपको डेली क्लास दे रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी इतनी हेल्प बननी चाहिए कि आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। डेली एक बार मैं जरूर बोल देता हूं आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बच्चों, ये आपका आई केप हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, जेड की वैल्यू +1 है, तो कितना आ गया, 2 आई केप आ गया। माइनस का जे के पे कोई दिक्कत नहीं, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, +2 प्लस का के केप हो गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6xy, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया भैया। और यहाँ पे कितना है, -x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 2 लिख दिया भैया आपने। ये कितना आ गया, 2i के प्लस का, सॉरी माइनस का 3j केप, और माइनस का कितना आ गया बेटा, 14 के केप आ गया, ठीक है। 2 - 3 - 14 कितना, ये रहा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी गिवन पॉइंट पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्ल कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, आपको एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, वी वेक्टर, जो किस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता है। आपको इस प्रकार से वेक्टर फंक्शन दे दिया, वैल्यू ऑफ ए बताइए, क्या बताइए, ए की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फॉर विच वी कैन बी रिटर्न एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था, कि किसी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल 0 है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं,
उसे किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। v को क्या किया जा रहा है, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है। दैट मीन्स कर्ल ऑफ v वेक्टर कितना है, 0 है। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, जगह है अपने पास। ठीक है, तो कर्ल ऑफ v वेक्टर बराबर ये आई केप हो गया, ये जे केप हो गया और ये आपका के केप हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है तो लिख देते हैं यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल ओवर डेल जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे आई केप का कोफिशिएंट कितना है, आई केप है भाई, ये आई केप है, कितना है आई केप। तो आई केप का कोफिशिएंट ए एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस का 2y लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस का 2y आपने लिख दिया, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, के केप का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर y लिखा हुआ है। क्योंकि कर्ल ऑफ v वेक्टर का वैल्यू कितना है, 0 है। तो सोल्व कर लीजिए आई केप। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई केप का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा बच्चों। भाई y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस यहाँ पे z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। माइनस के किसकी बात करते हैं, जे केप की बात करते हैं। बड़े ध्यान से इस कॉलम को और इस रो को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डेल ओवर डेल एक्स, तो यहाँ से कितना लिखा जाएगा, 2xy लिखा जाएगा बेटा। और जब z के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो माइनस का axy लिखा जाएगा। ठीक है, इनके सबके बराबर किसके चल रहा है भाई, यहाँ पे प्लस का के केप लिखा जाएगा। भाई क्या लिखा जाए, के केप लिखा जाएगा। यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स लिखा जा रहा है तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2x जेड लिखा जाएगा, और 2y 0 हो जाएगा। माइनस की बात करते हैं डेल ओवर डेल वाई, तो कितना लिखा जाएगा, एक्स जेड लिखा जाएगा। बराबर क्या है, 0 है। तो आई केप का कोफिशिएंट भी 0 होगा, जे केप का कोफिशिएंट भी 0 होगा, और के केप का कोफिशिएंट भी 0 होगा। तो आइए लिख देते हैं 2xy axy बराबर 0, xy से xy कैंसिल, a बराबर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है भाई। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और कल अपन सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, राधे राधे भाई।